नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, मैं देवाराम सारंग स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी है पढ़ाई है वो जारी रख रहे होंगे और अच्छी तरह से है वो पढ़ रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूं अपने SSAC 311 का पेपर सॉल्यूशन। इसमें पहले अपन थ्योरी के पेपर सॉल्यूशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन है वो न्यू टाइप का पेपर सॉल्यूशन भी करेंगे। पिछले 4 से 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन सब का है वो सॉल्यूशन करेंगे। अपना जो पिछला एग्जाम हुआ था PPATS 311 का, उसके अंदर है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो पढ़ के गए हैं स्टूडेंट, जो क्लास लेकर गए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा शानदार पेपर था। न्यू टाइप के क्वेश्चन भी है वो प्रीवियस ईयर से आए थे और थ्योरी के पेपर में भी प्रीवियस ईयर से आए थे। तो आज अपन बात करने वाले हैं वो SSAC 311 के पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। पिछले 4 से 5 साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के इस सोइल साइंस के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपन बात करेंगे 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की। 2021-22 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो मैं बात करता हूँ 2021-22 की। तो पहला इसमें पूछा गया वर्मीवाश। अपन को डेफिनेशन बतानी है कि वर्मीवाश क्या होता है। मैं बात करूं वर्मीवाश, तो वर्मीवाश होता है जो वर्मी कंपोस्ट और जो केचुआ होता है उनके शरीर को धोकर तैयार किया गया जो तरल पदार्थ होता है उसको अपन वर्मीवाश बोलते हैं। वर्मीवाश एक तरल जैविक खाद है। वर्मीवाश कैसी है? वर्मीवाश तरल है, एक तरल और जैविक खाद है। क्या है? तरल जैविक खाद है। ये तरल होती है, द्रव के रूप में होती है, जो ताजा वर्मी कंपोस्ट तथा केचुए के शरीर को धोकर तैयार किया जाता है। जो वर्मीवाश है ये ताजा वर्मी कंपोस्ट और केंचुए को धोने के बाद में तैयार किया जाता है और एक तरल जैविक खाद है। इसे प्राकृतिक जैव कीटनाशी के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक जैव कीटनाशी के रूप में अपन वर्मीवाश का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से जीवों के कीटों के नियंत्रण के लिए अपन वर्मीवाश का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से कीटों के नियंत्रण के लिए अपन वर्मीवाश का उपयोग करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें तो अगला अपना है बायो फर्टिलाइजर। क्या है स्टूडेंट्स? अगला अपन डेफिनेशन है वो बायो फर्टिलाइजर है कि जीवाणु उर्वरक क्या होते हैं। अपन बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। तो बायो फर्टिलाइजर होते हैं ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों को जैव उर्वरक कहते हैं। जो मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, मृदा की फर्टिलिटी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, फर्टाइल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उन जीवाणुओं को अपन जैव उर्वरक कहते हैं। कई नाइट्रोजन स्तरीकारक जीवाणु, नील हरित शैवाल, मूल कवक आदि मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। कई प्रकार के जो नाइट्रोजन स्तरकारी जीवाणु होते हैं, नील हरित शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वे जीवाणु या वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं उसको अपन जैव उर्वरक कहते हैं। इनको अपन है वो प्राकृतिक उर्वरक के नाम से भी है वो जानते हैं। अगला है अपना वो है नाइट्रीकरण अवरोधक। क्या है? नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स की बात करते हैं अपन। नाइट्रीकरण अवरोधक की बात करते हैं तो नाइट्रिफिकेशन अवरोधक रासायनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रिफिकेशन अवरोधक होते हैं ये रासायनिक यौगिक होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, रासायनिक यौगिक होते हैं। जो नाइट्रिफिकेशन अवरोधक होते हैं ये रासायनिक यौगिक होते हैं। इनका इस्तेमाल मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को कम करने के लिए किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन अवरोधक होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका उपयोग है अपन मृदा के अंदर जीवाणुओं की क्रियाशीलता को कम करने के लिए करते हैं ताकि वे उसका नाइट्रिफिकेशन न करें। अगला है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की मैं बात करूं तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बन के द्रव्यमान और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है वो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। जो कार्बनिक पदार्थ होता है अपना ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन का अनुपात और कार्बन के द्रव्यमान और जो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है उनके अनुपात को अपन कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। इसका फॉर्मूला है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा, इनके बीच का जो अनुपात होता है उसको अपन कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के नाम से जानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है नैनो उर्वरक क्या होता है, नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है। अपन को बात करनी है नैनो फर्टिलाइजर की। अगर मैं नैनो फर्टिलाइजर या नैनो उर्वरक की बात करूं स्टूडेंट, तो नैनो उर्वरक का निर्माण है वो सूक्ष्म कणों से होता है। कौन से कणों से होता है? सूक्ष्म कणों से होता है और जिसका आकार होता है वो मात्रा में 100 से कम होते हैं, यानी 10 की घात -4 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 नैनोमीटर की मैं बात करूं, अगर 1 नैनोमीटर की बात करूं तो होता है 10 की घात -9 मीटर।
और इनका आकार होता है, मात्रा होती है वो 100 से कम होती है, और इनका कणों का आकार होता है वो 10 की घात -4 मीटर के बराबर होता है। ये होते हैं नैनो उर्वरक या नैनो फर्टिलाइजर। अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो अगला है अपना डिफरेंट बताना है अपन को कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस के बीच में अपन को अंतर बताना है कि कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं और ह्यूमस क्या होता है, इन दोनों के बीच में अपन को अंतर बताना है। तो पहला है कि ये कम जटिल पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये कम जटिल पदार्थ होते हैं, लेकिन ह्यूमस होता है ये अत्यधिक जटिल पदार्थ होता है। आंशिक रूप से विघटित होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो आंशिक रूप से विघटित होते हैं, लेकिन ह्यूमस होते हैं ये अत्यधिक विघटित होते हैं या पूर्ण रूप से है वो विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको अपन ह्यूमस कहते हैं। और आंशिक विघटित पदार्थ कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। इनसे है वो नए उत्पाद नहीं बनते हैं और ह्यूमस से है वो नए उत्पाद बनते हैं। अगर मैं कार्बनिक पदार्थ की बात करूं तो इनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो अधिक होता है। कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है, जबकि ह्यूमस का कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कम होता है। उसके अलावा मैं और बात करूं तो ऑर्गेनिक मैटर का रंग होता है कम गहरा होता है, लेकिन जो ह्यूमस होता है इसका रंग अधिक गहरा और भूरा होता है। कोलाइड प्रकृति के नहीं होते, कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये कोलाइड प्रकृति के नहीं होते हैं, लेकिन जो अपना ह्यूमस होता है ह्यूमस हमेशा ही कोलाइड प्रकृति का होता है, कोलाइडल प्रकृति का होता है ह्यूमस। ऑर्गेनिक पदार्थ में प्रोटीन और लिग्निन की मात्रा होती है वो कम होती है। ऑर्गेनिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन और लिग्निन की मात्रा कम होती है, जबकि ह्यूमस के अंदर प्रोटीन और लिग्निन की मात्रा होती है वो अधिक होती है। अगले अपन अंतर की बात करें तो अगला अंतर है अपना मास फ्लो और डिफ्यूजन के बीच में। किसके बीच में अंतर है कि मास फ्लो क्या होता है यानी सहंति प्रवाह, और दूसरा है अपना डिफ्यूजन या विसरण। क्या डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है या मास फ्लो क्या होता है, इन दोनों के बीच में अपन को डिफरेंट बताना है, अंतर बताना है। अगर अपन बात करें मास फ्लो और विसरण के बीच के अंतर की, अपन बात कर रहे थे मास फ्लो एवं डिफ्यूजन के डिफरेंट के बाद में बात कर रहे थे। तो मास फ्लो या सहंति प्रवाह क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। सहंति प्रवाह में क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है, और विसरण में क्या होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है या परिवहन होता है। अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है तो उसको अपन विसरण बोलते हैं, और सहंति प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। उसके बाद में बात करें तो सहंति प्रवाह सघनता प्रवणता में होती है, हो भी सकती है और अथवा नहीं भी हो सकती है। जो सहंति प्रवाह है यह सघनता प्रवणता में हो भी सकती है और न भी हो सकती है, लेकिन जो विसरण है ये हमेशा ही सघनता प्रवणता में ही होगा। विसरण हमेशा ही सघनता प्रवणता में होगा और ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। और सहंति प्रवाह या मास फ्लो है, इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, पदार्थों का परिवहन होता है, और यह सघनता प्रवणता के अनुसार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है अपना जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अपन को बताना है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में अपन को बताना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः सूक्ष्म जीवों कोशिकाओं जैसे जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों में पाई जाती है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया अपन बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा ये जीवाणु के अंदर है वो मुख्य रूप से ये क्रिया पाई जाती है, प्रक्रिया पाई जाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता पाई जाती है। ये सूक्ष्म जीव आत्मनिर्भर अथवा मुक्त रूप में रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये या तो मुक्त अवस्था में रहते हैं या किसी के साथ में है जो सहजीवन संबंध बना के रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों के साथ मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। पोषी जीव निम्न कुल के पौधों अथवा उच्च पादप समूह हो सकते हैं। जो सदस्य होते हैं अन्य जीवों के साथ में रह के जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये पौधे निम्न कुल के भी हो सकते हैं अथवा उच्च पादप समूह भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपनी नाइट्रोजन संबंधी जरूरतों के लिए वनस्पतियों पर ही निर्भर रहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से है वो अपनी नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
वनस्पतियों पर परजीवी रहते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे ही नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और इनका रूपांतरण जैविक यौगिकों में करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होती है कि वातावरण से जो नाइट्रोजन होती है उसको ग्रहण करते हैं और उसको विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा है जो उपयुक्त जैविक यौगिक में नाइट्रोजन का उपयुक्त जैविक यौगिक है उसमें चेंज कर देते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है राइजोबियम है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला मुख्य जीवाणु है। उसके बाद में बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि फसलों उत्पादन में सूक्ष्म तत्वों का महत्व क्या है। अपन को बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ। जो फसल उत्पादन होता है, पादप की ग्रोथ होती है, इसमें मुख्य रूप से जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनका क्या महत्व है, इनके बारे में अपन को बताना है। फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि कर देते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये फसलों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है वो वृद्धि करते हैं। उसके अलावा जो पौधों का श्वसन तंत्र है उसमें भी यह वृद्धि करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पादप वृद्धि के समय एल्डोलेज का निर्माण करते हैं। जो श्वसन क्रिया में है वो भाग लेने वाला एंजाइम होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या करते हैं? जब पादप प्लांट ग्रोथ होती है, पादप वृद्धि होती है, उस समय एल्डोलेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। किस एंजाइम का निर्माण करते हैं? एल्डोलेज एंजाइम का निर्माण करते हैं। और एल्डोलेज एंजाइम है ये श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भूमिका निभाने वाले एंजाइम है। सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी की नमी के साथ पार्श्व व लंबवत दोनों तरह से चलते हैं, जो जड़ क्षेत्र में समान रूप से वो वितरित होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये मिट्टी के अंदर है वो ऊर्ध्वाधर यानी कि मिट्टी के निचले शस्त्रों में भी है जड़ के साथ में चले जाते हैं और जड़ क्षेत्र में आके पौधों के द्वारा आसानी से ग्रहण किए जाते हैं। पादपों में सूक्ष्म पोषक तत्व राइजोबियम जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पादपों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं। प्लांट की जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के लिए भी ये सूक्ष्म पोषक तत्व है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और पादप की वृद्धि होती है वो कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है। अतः पादपों की वृद्धि में बढ़ोतरी भी है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों से होते हैं। लोहा पादपों में कार्बोफिल के निर्माण में सहायक होता है। जो लोहा होता है Fe होता है, जिसको अपन आयरन भी बोलते हैं, आयरन होता है ये पादपों के कार्बोफिल के निर्माण में है वो सहायक होता है। उसके अलावा बात करें अपन तो लोहा होता है वो एंजाइमों और नियामकों और आवेशित इलेक्ट्रॉनों की गति को सक्रिय करता है। जो आयरन होता है ये एंजाइम, उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन है उनको आवेशित करता है और गतिशील बनाता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है और पौधे के पूरे पौधे का जो भाग होते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उन सभी अंगों तक है वो पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट है सभी मात्रा में है वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद में अगला है अपना तांबा। अगर अपन कॉपर की बात करें, Cu की बात करें या तांबा, तो नाइट्रोजन की प्रोटीन में बदलने का कार्य करता है। तांबे का कार्य क्या है? मुख्य रूप से तांबे का मुख्य रूप से कार्य है जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनको प्रोटीन में बदलने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? नाइट्रोजन यौगिकों को प्रोटीन में बदलने का है वो कार्य करता है, यानी कि एमिनो अम्ल के निर्माण से प्रोटीन का है वो निर्माण करता है तांबा। पादपों में एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य भी करता है। एंजाइम उत्प्रेरण होता है जो उस एंजाइम उत्प्रेरण का कार्य भी है वो तांबा करता है। उसके अलावा और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो अगला अपना आता है मैग्नीज या Mn। अगर मैं Mn की बात करूं, मैग्नीज की बात करूं तो फसलों के बीज उत्पादन को बढ़ाता है। जो बीज उत्पादन होता है, फसल की उत्पादकता होती है वो मुख्य रूप से बीज पर ही निर्भर करती है और बीज उत्पादन है वो मैग्नीज के कारण है वो अधिक बढ़ता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। उसके अलावा है मोलिब्डेनम। कौन सा पोषक तत्व है? मोलिब्डेनम की मैं बात करूं तो पादपों में शर्करा को नियंत्रित करता है। किसका नियंत्रण करता है? पादपों के अंदर शर्करा का नियंत्रण की मैं बात करूं, शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है वो मोलिब्डेनम करता है और पौधों को नाइट्रोजन उपयोग में सक्षम करता है। नाइट्रोजन उपयोग करने के लिए जो मोलिब्डेनम पोषक तत्व होता है ये मोलिब्डेनम सक्षम करता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो मोलिब्डेनम है ये शर्करा के निर्माण को भी है वो नियंत्रित करता है। उसके अलावा है जस्ता, Zn। जस्ता की बात करूं तो पादपों में विकास को उत्प्रेरित करता है। जो पादपों की ग्रोथ है उस ग्रोथ या डेवलपमेंट विकास को उत्प्रेरित करने का कार्य करता है वो जस्ता पोषक तत्व है वो करता है।
पादपों में ऑक्सीजन के उत्पादन हेतु एंजाइम प्रणाली को सक्रिय करता है और किसका निर्माण करता है? एक तो पादपों में विकास को उत्प्रेरित करता है, उस विकास के साथ में है वो ऑक्सीजन के निर्माण को है वो बढ़ाता है, जिससे पौधे की है वो वृद्धि अच्छी से हो सके। अगला अपना क्वेश्चन है कि पौधों पर फास्फोरस की कमी के लक्षण और पौधों पर वृद्धि, इसके प्रभाव तथा सारी भूमि में मिले बताना है। अपन को बताना है पौधों पर फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण है। अगर मैं कमी के लक्षण की बात करूं तो पौधों की जड़ों की वृद्धि वो विकास है वो बहुत कम होता है। पौधों का फास्फोरस की मैं बात करता हूं तो फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या है? फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है वो जड़ों की वृद्धि करना होता है। किसका वृद्धि करना होता है? जड़ों का निर्माण या जड़ों की वृद्धि करना होता है, जड़ों का निर्माण। तो फास्फोरस की कमी से वो जड़ों की वृद्धि है वो रुक जाएगी, उसका विकास है वो भी बहुत कम होगा तथा कभी कभी जड़ है वो सूख जाती है। क्या हो जाती है? फास्फोरस की कमी के कारण पौधों की जड़ है वो सूख जाती है, उसका विकास कम होता है, निर्माण है वो कम होता है। उसके अलावा पौधे छोटे रह जाते हैं तथा पत्तियों का रंग नीला अथवा बैंगनी हरा हो जाता है। जब पौधे की जड़ है वो सूख जाएगी या उसकी वृद्धि है वो रुक जाती है तो पौधा है वो छोटा रह जाएगा, उनकी पत्तियों का रंग होगा वो बैंगनी हरा हो जाएगा। परिपक्वता देर में होती है, फूल फल बहुत देर में बनते हैं तथा फलों के और बीजों का आकार होता है वो बहुत छोटा रह जाता है। क्या होता है कि परिपक्वता होती है वो परिपक्वता में टाइम लगता है, प्लांट के परिपक्वता में देरी होती है तो फूल फल है वो बहुत ही देरी से लगते हैं और कम लगते हैं। फलों और बीजों का आकार होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। फास्फोरस की कमी के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग होगा वो हल्का बैंगनी या भूरा हो जाएगा। पौधों में फास्फोरस गतिशील है, अंत लक्षण पहले नीचे की पत्तियों पर या तथा फिर ऊपर की पत्तियों की ओर बढ़ते हैं। जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस पौधों के अंदर क्या होता है? गतिशील होता है। फास्फोरस होता है वो पौधे के अंदर मैं बात करूं तो ये पौधे के अंदर गतिशील होता है और गतिशील पोषक तत्वों के लक्षण होते हैं वो पुरानी पत्तियों के ऊपर दिखाई देता है। यानी कि जो पत्तियां नीचे की ओर पत्तियां लगी होती है पहले नीचे की पत्तियों पर है वो लक्षण दिखाई देंगे। पत्तियों के सिरे से ये रंग प्रारंभ होकर किनारों की ओर बढ़ती है। पत्तियां क्या होती है कि बैंगनी जो हल्का बैंगनी रंग है वो पत्तियों के सिरे से शुरू होगा और सिरे से शुरू होकर जैसे कि ये कोई पादप की पत्ती है, ये कोई पादप की पत्ती है तो यहाँ सिरे से है वो बैंगनी रंग शुरू होगा और धीरे धीरे है वो बीच वाला डंठल है जो मेन शाखा है वो हरे रंग की रहेगी। पत्तियों की मुख्य नसें हरी रहती है, उसके अलावा पूरा पत्ती है वो बैंगनी हो जाता है। चौड़ी पत्ती वाले पौधों में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं उनके अंदर फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। आलू में पत्तियां प्याले के आकार की बनी लेती है। जो आलू होता है आलू के अंदर फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियों का आकार होता है वो प्याले नुमा हो जाता है। गेहूं तथा गन्ना में फसलों के कले कम फूटते हैं। गेहूं और गन्ना होता है इसके अंदर फसलों में कलों की संख्या है वो कम आती है। पौधों में पर्व छोटे रह जाते हैं, शाखाएं पतली और कमजोर होती है। पौधों में क्या होती है? पर्व छोटे रह जाते हैं, शाखाएं पतली और कमजोर रहती है। अगला अपने क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि एजोला एनाबीना क्या है। अपन को बताना है एजोला एनाबीना क्या है। एजोला एनाबीना क्या है, इसके जीवाणु उर्वरक के रूप में उपयोग की चर्चा कीजिए। अपन को बताना है एजोला एनाबीना क्या है, इसका अपन है वो जीवाणु उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर में किस प्रकार से उपयोग करते हैं उसके बारे में अपन को है बताना। बायो फर्टिलाइजर के उपयोग के बारे में अपन को एजोला के बारे में बताना है। एजोला का खाद के रूप में प्रयोग वियतनाम तथा चीन में कई सदियों पूर्व से होता है। जो वियतनाम और चीन है इसके अंदर है एजोला का खाद के रूप में प्रयोग आता है। भारत में अगर एजोला की बात करूं तो एजोला एक जलीय फर्ण है। क्या है? एजोला है वो एक जलीय फर्ण है। क्या है? एजोला एक जलीय फर्ण है, ये एक जलीय फर्ण है और एजोलेसी कुल में आता है। जो कौन से कुल में आता है? एजोला के कुल की मैं बात करूं तो एजोला का कुल है एजोलेसी। एजोला एक जलीय फर्ण है और इसका कुल है वो एजोला का कुल है एजोलेसी है। और भारत के अंदर एजोला पिन्नेटा पाया जाता है। भारत के अंदर मैं एजोला की प्रजाति की बात करूं तो भारत के अंदर एजोला की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? भारत के अंदर एजोला पिन्नेटा की प्रजाति नामक प्रजाति पाई जाती है। एजोला कौन सी प्रजाति है? एजोला पिन्नेटा नामक प्रजाति है वो भारत के अंदर पाई जाती है। ये अपने भीतर नील हरित शैवाल को समेटे रखने वाला जलीय पौधा होता है। एजोला के भीतर क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एजोला के भीतर है नील हरित शैवाल होता है। स्टूडेंट्स देखिए एजोला होता है इसके अंदर नील हरित शैवाल है जिसको अपन साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया
नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है वो इसके साथ में पाया जाता है। उसके साथ में सहजीवन संबंध बनाते हैं जिसको अपन बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। एजोला है मुख्य रूप से झीलों, तालाबों, नहरों तथा कई धान के खेतों में है वो पानी की सतह पर तैरता हुआ मिलता है। एजोला कहाँ पाया जाता है? ये नदियों, तालाबों, झीलों, नहरों या फिर जो धान के खेत होते हैं उनके अंदर तैरता हुआ मिलता है। एजोला एलोबिना एजोला एनाबिना एजोली के साथ सहजीवन क्रिया के द्वारा है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोला होता है, एजोला एनाबिना होता है वो एजोली के साथ में, किसके साथ में? एजोली। एजोला एनाबिना एजोली के साथ में सहजीवन क्रिया के द्वारा, कौन सी क्रिया करेगा? सहजीवन क्रिया करती है और सहजीवन क्रिया के द्वारा है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तमिलनाडु में एजोला माइक्रोफाइला जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, किसकी बात करूं? तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में मुख्य रूप से एजोला माइक्रोफिला का काम में लेते हैं। किसका काम में लेते हैं? एजोला माइक्रोफिला। तमिलनाडु के अंदर एजोला माइक्रोफिला है वो मुख्य रूप से प्रयोग में लाते हैं। एजोला धान की फसल में लगभग 40 से 50 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कितना स्थिरीकरण करता है? 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एजोला होता है वो धान के खेत के अंदर 40 से 50 किलोग्राम है नाइट्रोजन का है वो स्थिरीकरण करता है। एजोला को धान के खेत में हरी खाद के रूप में देने से धान के उपज में 3 से 8% वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत? 3 से 38% है वो वृद्धि होती है। अगर अपन एजोला को है धान के खेत में प्रयोग करते हैं तो धान की उपज के अंदर 3 से 38% है वो वृद्धि होती है और 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है वो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। एजोला का प्रयोग है अपन धान के खेत में हरी खाद के रूप में करते हैं, ग्रीन मैन्योर के रूप में करते हैं। एजोला प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन जमा करने की क्षमता रखता है। एजोला होता है वो, अगर अपन एक दिन की बात करें तो प्रतिदिन है लगभग 1 से 1.5 किलो। कितना? 1 से 1.5 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। 1 से 1.5 किलो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वो है प्रति हेक्टेयर है वो करता है। 20 से 25 दिन के अंदर है वो प्रति हेक्टेयर औसतन 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। एजोला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा 150 से 200 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगर मैं एजोला सहजीवी की बात करूं तो एजोला सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है 150 से 200 किलो है प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अब बात करते हैं अपन एजोला की प्रयोग विधि कि एजोला का है वो किस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं। उसकी मैं बात करूं तो एजोला का उपयोग धान के खेत में रोपाई के पहले हरी खाद के रूप में या रोपाई के बाद में धान के साथ में संवर्धन किया जाता है। एजोला के प्रयोग की मैं बात करूं तो एजोला का प्रयोग है वो धान के खेत में रोपाई से पहले है वो अपन हरी खाद के रूप में कर सकते हैं और रोपाई के बाद में धान के साथ में संवर्धन के रूप में एजोला का प्रयोग करते हैं। प्रथम विधि में इसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां रोपाई से पहले पर्याप्त पानी उपलब्ध है। अगर मैं बात करूं एजोला की कि धान के लगाने से पहले अगर बात करूं तो वह उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर है वो धान के मुख्य रूप से पानी पाया जाता है। पानी की अगर अधिक पानी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें अपन क्या करते हैं, धान के खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर 5 से 10 सेंटीमीटर तक भर देते हैं और क्यारियों में 102 टन प्रति हेक्टेयर की दर से एजोला डालते हैं। कितना डालते हैं? 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर है वो एजोला डालते हैं धान के अंदर क्यारियां बनाकर। 10 किलोग्राम में अपन सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे। क्या डालेंगे? एसएसपी है वो 10 किलोग्राम डालते हैं 1 हेक्टेयर की दर से बराबर भागों में खेत में डालते हैं। 15 से 20 दिन बाद में एजोला की मोटी परत बन जाती है और जब एजोला की मोटी परत बन जाती है 15 से 20 दिन बाद में कब बनती है? अपन पहले तो 1 से 2 टन है 1 टन एजोला को 1 हेक्टेयर के अंदर छोटी छोटी क्यारियां बना के उसके अंदर पानी भर के डाल देंगे। उसके बाद में अपन 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसके अंदर एसएसपी डालेंगे, सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे। फिर 15 से 20 दिन बाद में एजोला की एक मोटी परत खेत के अंदर अपन को मिल जाएगी। जब मोटी परत है वो जमा हो जाती है तो एजोला का पानी है वो निकाल देते हैं और उस एजोला को है हल चलाकर मिट्टी के अंदर मिला देते हैं और उसके बाद में धान की रोपाई कर देते हैं जिससे धान के खेत में 3 से 38% है वो उपज अधिक प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अपन धान के साथ में एजोला का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। धान के साथ में एजोला का प्रयोग के लिए 0.5 से 1 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई की
1 सप्ताह बाद खेत में डालते हैं। अगर अपन धान के साथ में एजोला का संवर्धन करना चाहते हैं तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, धान की रोपाई के 1 सप्ताह बाद में 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अपन एजोला है खेत के अंदर डाल देंगे। 20 से 25 दिन बाद में एजोला की मोटी परत जम जाने पर इसको मिट्टी में वो मिला देते हैं, और मिट्टी में नहीं मिलाने पर भी एजोला अपने आप सड़ जाता है और फसल को पर्याप्त मात्रा में वो लाभ प्रदान करता है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अपना कि उर्वरक नियंत्रण आदेश किसानों के हितों की रक्षा कैसे करता है। जो उर्वरक नियंत्रण आदेश है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, यह किस प्रकार से किसानों के हित में वो सहायता करता है या किसानों की किस प्रकार से रक्षा करते हैं, उनके बारे में अपन को बात करनी है। अगर मैं बात करूं उर्वरक नियंत्रण आदेश की, तो किसानों के हित की सुरक्षा हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश का योगदान महत्वपूर्ण है। किसानों को सही समय पर और सही कीमत पर उर्वरक सही गुणवत्ता की पर्याप्त उपलब्धता हेतु कानून बनाए गए हैं। किसानों को जो सही समय पर उर्वरक मिलना चाहिए, सही कीमत पर है उर्वरक मिलना चाहिए, और सही क्वालिटी का है जो अच्छी गुणवत्ता का उर्वरक मिलना चाहिए। इसके लिए है वो उर्वरक नियंत्रण आदेश या उर्वरक नियंत्रण कानून बनाया गया है। किसानों हेतु उर्वरकों की कीमत गुणवत्ता का सही निर्धारण किया जाता है। कीमत की गुणवत्ता का भी है वो निर्धारण किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में उर्वरकों में मिलावट होने पर अपराधी को जुर्माने के साथ में 3 से 7 साल तक की सजा दी जाती है। अगर उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला के अंदर उर्वरक के अंदर कोई मिलावट पाई जाती है तो जो अपराधी होता है उसको जुर्माना के साथ में है वो 3 महीने से 3 माह से 7 साल तक, कितनी 3 माह से 7 वर्ष की है वो सजा दी जाती है। उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत किसानों को उर्वरक के उपयोग से पहले पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरक नियंत्रण आदेश है, इसके अंतर्गत है वो किसानों को जब उर्वरक प्रयोग करते हैं उससे पहले वो संपूर्ण जानकारी है वो प्रदान की जाती है। उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और कानून क्या है उसके बारे में अगर बात करें तो उर्वरक बिक्री के नियंत्रण के लिए सरकार कानून और नियम बनाती है। उर्वरक बिक्री का जो नियंत्रण होता है इसके लिए सरकार ने कानून और नियम बनाए हुए हैं। ये आवश्यक भी है क्योंकि उर्वरकों में मिलावट और ठगने का अवसर बहुत अधिक होता है। उर्वरकों के अंदर है वो मिलावट और ठगने का अवसर बहुत अधिक होता है क्योंकि किसान है वो सही तरीके से वो समझ नहीं पाते हैं कि जो उनको उर्वरक मिला है ये किस क्वालिटी का है, यहाँ पर इसमें के अंदर कोई मिलावट है तो उसका है वो किसान सही तरीके से और जांच नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कानून जरूरी है। कानून के प्रभावशाली दबाव के कारण मिलावट उर्वरक बाजार में अपना स्थान नहीं पाता है। मिलावट है वो उर्वरकों के अंदर कम आती है कानून की वजह से। इस प्रकार किसान और सच्चे निर्माता अपने वास्तविक और सही लाभ पाते हैं। भारत सरकार आवश्यक वस्तु कानून 1955 के अंतर्गत है उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 को लागू कर, इससे है 2 उद्देश्य। भारत सरकार ने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम आवश्यक वस्तु कानून 1995 है 1955 है, इसके अंतर्गत है उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 को लागू किया। इसमें उर्वरक गुणवत्ता पर नियंत्रण होता है और उर्वरक विक्रय पर भी नियंत्रण होता है। उर्वरक की गुणवत्ता और उर्वरक के विक्रय पर है वो नियंत्रण होता है। इस आदेश में सामान्य यौगिक और जटिल उर्वरकों को मानक विशिष्टता और तत्वों के बढ़त घटत होने की सीमा दी गई है। इसके अंदर है वो सामान्य यौगिक, उसके जटिल उर्वरक के मानक विशिष्ट और तत्वों के है बढ़त घटत होने की सीमा दी गई है। उर्वरक निर्माताओं को निर्माण विधि इस प्रकार से नियंत्रित होती है कि अंतिम उत्पाद उपयुक्त आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। उर्वरकों का भंडारण, परिवहन और स्थानांतरण वितरकों एवं विक्रेताओं को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए ताकि उर्वरक गुणवत्ता सुरक्षित रह सके। अब अपन बात करने वाले हैं समग्र पोषक तत्व क्या है। समग्र पोषक तत्व क्या है इसकी व्याख्या कीजिए तथा इसकी अवधारणा, कारक, महत्व, मृदा की अवस्था व पौधों की वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अगर मैं बात करूं एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन, उर्वरकों, जैव खादों, फसल अवशेष, जैव उर्वरक आदि को विवेकपूर्ण एवं सक्षम ढंग से प्रयोग करके मृदा उत्पादकता एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने के साथ ही फसलों उत्पादन और कृषकों की लाभ
लाभ तथा वृद्धि करना ही INPM का अभिप्राय है। INPM इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करूं मैं, अगर IPNM की बात करूं, IPNM की बात करूं, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करूं, तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि उर्वरक, जैव खादों यानी कि जैव उर्वरक, फसल अवशेष, जैव उर्वरक आदि को है वो विवेकपूर्ण ढंग से एवं सक्षम ढंग से प्रयोग करके मृदा की उत्पादकता एवं पर्यावरण को सुरक्षित करने, उसके साथ में ही फसल उत्पादन और किसान की लाभ, उनकी देय राशि में वृद्धि करना ही INPM का क्या होता है, अभिप्राय होता है। अब IPNM की बात करूं मैं, तो IPNM का मुख्य अभिप्राय होता है कि खादों का जो जैव उर्वरक और जो रासायनिक उर्वरक है उनका सही ढंग से प्रयोग करते हुए पर्यावरण और मृदा की सुरक्षित रखना, उसके साथ में फसल उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना। अगला है IPNM की आवश्यकता। IPNM है, इसकी अपन को क्यों आवश्यकता रहती है उसके बारे में मैं अगर बात करूं, तो उर्वरक के प्रचलन के पूर्व खेती में कार्बनिक खादों का ही प्रयोग किया जाता था। जब से उर्वरकों का प्रचलन हुआ है उससे पहले है वो खेती के अंदर सिर्फ कार्बनिक खादों का ही प्रयोग किया जाता था। उर्वरकों के उपयोग से वृद्धि की शुरुआत होते ही कार्बनिक खादों का कम महत्व हो गया। जब उर्वरकों का उपयोग हुआ है, जब फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ है, तो फर्टिलाइजर के उपयोग की वृद्धि हुई है, तो कार्बनिक खाद का प्रयोग है वो कम करने लग गए। ऐसी दशा में मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम हो गई तथा गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में कमी हुई है। जब से अपन ने फर्टिलाइजर का उपयोग करना शुरू किया है और तब से है वो मृदा के अंदर कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग कम करते हैं। कार्बनिक खादों के कम प्रयोग के कारण मृदा का जो कार्बनिक पदार्थ है वो कम हो गया है। उसके साथ में मुख्य और जो गौण पोषक तत्व है उनकी भी संख्या है वो कम देखी गई है। उर्वरकों के प्रयोग से गिरावट आई है, जिसकी फलस्वरूप फसल उत्पादन में भी गिरावट आ रही है। अंतर टिकाऊ खेती के लिए है IPNM निम्न कारणों से आवश्यक है। टिकाऊ खेती के कारण है IPNM है जो इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ये आवश्यक हो गया है। इसके कारण कौन कौन से है, तो पहला कारण है कि निम्न उत्पादकता के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए काफी मात्रा में अन्न का आवश्यक प्राप्त न होना। निम्न उत्पादकता होती है, इसके कारण जो बढ़ती हुई जनसंख्या है इसको है पर्याप्त रूप से अन्न नहीं मिलता है, पहला कारण ये है। दूसरा है कि खेती के लिए और अधिक भूमि उपलब्ध न होना, जो खेती करते हैं उसके लिए अधिक भूमि का उपलब्ध न होना, सीमित क्षेत्र है खेती के लिए रह गया। अकार्बनिक उर्वरकों की कीमत में नियमित रूप से वृद्धि होती है, जो अकार्बनिक उर्वरक है इनकी कीमतों में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। अकार्बनिक उर्वरकों के लगातार एवं अधिक प्रयोग होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण और मृदा पशु मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब अपन देखते हैं INPM के क्या क्या है, वो उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है। तो पादप पोषकों को सभी प्रदूषण रहित प्राप्य स्रोतों का प्रयोग, पादप पोषक तत्वों के स्रोतों जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, भूमि सुधारने का प्रयोग करना। दूसरा है मृदा के भौतिक और रासायनिक गुण एवं उर्वरता का साधारण करना। उच्च उत्पादकता के लिए कार्बनिक खाद और अकार्बनिक उर्वरक, हरी खाद, जैव उर्वरकों का उचित प्रयोग करना। अगला है कार्बनिक निरर्थक पदार्थों का प्रयोग करना। पर्यावरण एवं इकोलॉजी मैत्री टिकाऊ खेती, मृदा में धनात्मक पोषक तत्व संतुलन का निर्माण करना, पोषक उपयोग क्षमता में वृद्धि करना, प्राकृतिक स्रोतों का सही प्रकार से प्रयोग करना, ये मुख्य रूप से है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लाभ क्या है। अगर मैं बात करूं एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लाभों में, तो ये उर्वरक का प्रयोग एवं पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करता है। क्या करता है, उर्वरक प्रयोग, फर्टिलाइजर का यूज किस प्रकार से करना है उसको, और जो पोषक तत्व उपयोग है दक्षता में वो वृद्धि करता है। मृदा उर्वरता में वृद्धि करना तथा फसल की उत्पादकता को बढ़ाता है। मृदा के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणों में लाभप्रद रूप से है वो प्रभावित करता है। दूसरे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्वों की उभरती हुई कमी को रोकने में भी ये सहायक है। अब इसके देखते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन से घटक हैं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पोषक तत्वों के सभी स्रोतों को संयुक्त रूप से प्रयोग और विभिन्न फसलों एवं फसलों की प्रणालियों के वो उपयुक्त रहता है। और इसके बात करें अपन अगर घटकों की बात करें तो मुख्य रूप से घटक ये है।
कार्बनिक स्रोत की बात करें तो कार्बनिक स्रोत दो प्रकार की होती है, एक तो होता है स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरा होता है सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद में FYM फार्म यार्ड मैन्योर, FYM क्या होता है? फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। दूसरा है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और फसल अवशेष। सांद्रित कार्बनिक खादों में आती है खलियां आती है, उसके अलावा हड्डियों का चूड़ा आता है, सूखा हुआ रक्त आता है। और जैव उर्वरक की बात करूं तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक करने वाले जीवाणु है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम। फास्फोरस विलायक होते हैं, वो होते हैं वर्मी VAM होता है, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं। उसके बाद में रासायनिक की बात करूं तो उर्वरक में NPK पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर युक्त जो उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और औद्योगिक उत्पादों की बात करूं तो इसमें बेसिक, स्लैग वगैरह है वो आते हैं। तो ये होता है पोषक तत्व प्रबंधन के घटक। अब बात करते हैं अपन यूरिया के निर्माण की। यूरिया के अगर अपन रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों में यूरिया का प्रमुख स्थान है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है उसके अंदर यूरिया का है वो प्रमुख है, वो स्थान है। हमारे देश में 1977 में फसलों के लिए प्रयोग करने वाले संपूर्ण नाइट्रोजन का लगभग 75% है वो यूरिया से होता था, लेकिन आजकल है ये 80 से 85% हो गया है। 1977 की बात करूं तो 1977 के अंदर फसलों के लिए है वो प्रयोग किए जाने वाले जो जितने भी संपूर्ण नाइट्रोजन उर्वरक है, वो नाइट्रोजन उर्वरक में 75% है वो अपन यूरिया का प्रयोग करते थे, लेकिन आज है वो 80 से 85% है यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की बात करूं तो किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। और नाइट्रोजन उर्वरकों की अपेक्षा ये एक सस्ता पड़ता है, प्रति किलोग्राम में ये सस्ता है वो रहता है। रोनेल ने पहली बार 1773 के अंदर पशु मूत्र से वो यूरिया को अलग किया था। 1828 में होवलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया था। 1777 में है वो रोनेल नामक वैज्ञानिक ने पशु मूत्र से यूरिया को अलग किया था। 1828 के अंदर है वोलर नामक वैज्ञानिक ने अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का संश्लेषण किया। और यूरिया का व्यापारिक उत्पादन अमोनियम कार्बोनेट से सर्वप्रथम 1920 में है वो प्रारंभ हुआ था। इसमें यूरिया कैल्शियम साइनाइड, यूरिया को है जो कैल्शियम साइनाइड से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं वर्मी कंपोस्ट। अगला क्वेश्चन है अपना कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। कंपोस्टिंग प्रक्रिया के दौरान केंचुए की उच्च कार्य क्षमता के लिए ध्यान में देने योग्य आवश्यक बातों को लिखिए। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा कृषि अवशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या होता है? जो कृषि अवशिष्ट होता है इसको केंचुए पचाते हैं और पचाने के बाद में जो उत्तम क्वालिटी का ऑर्गेनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसको अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केंचुए के अपशिष्ट मल, उनके कोकून, सभी प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु, मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों और विघटित जैविक पदार्थों का मिश्रण वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट में केंचुए का अपशिष्ट मल आता है, केंचुए के कोकून आते हैं और उनके प्रकार सभी प्रकार के जो लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं वो और विघटित जैविक पदार्थों का मिश्रण होता है वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। प्रकृति में केंचुए को अद्भुत क्षमता प्रदान की गई है, वे स्वयं के भार से अधिक है वो मल मूत्र का त्याग कर उत्कृष्ट कोटि का कंपोस्ट बनाते हैं, जिसको अपन वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 1.2 से 1.5%। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन कितना होता है? 1.2 से 1.5% होता है। फास्फोरस होता है 1.6 से 1.8%। और मैं अगर पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम होता है वो 1 से 1.5% होता है। वर्मी कंपोस्ट की बात करूं तो वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा होती है वो गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होती है। कितनी होती है? 8 गुना अधिक होती है। मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व संतुलित मात्रा में तथा एंजाइम और विटामिन भी है वो पाए जाते हैं। केंचुए कंपोस्टिंग के दौरान है जो केंचुए की उच्च कार्य क्षमता के लिए ध्यान देने योग्य बात है तापमान और आर्द्रता। मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता है ये केंचुए की जो
उच्च कार्य क्षमता है उसको प्रभावित करता है। तो तापमान की बात करूं तो केचुए के जो तापमान होता है वो सामान्यतः अपन को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। कितना रखते हैं? तापमान रखते हैं अपन 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और आर्द्रता होती है वो रखते हैं अपन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है वो रखते हैं। अगला है अपना न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी या पोषक तत्व उपयोगिता दक्षता क्या होती है। ये अपने है 2019-20 का पेपर। किसका है? 2019-20 का है वो पेपर है। अब अपन बात करते हैं 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन की, और इसमें पहला क्वेश्चन है पोषक तत्व उपयोगिता दक्षता न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होता है। सभी पौधे मृदा से पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, और मृदा में पेरेंट्स रोग होती है उनसे मिले पोषक तत्व होते हैं, या फिर मृदा की पोषक मान को बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग करते हैं। मृदा के अंदर अप्लाई किए हुए उर्वरक पोषक तत्वों का जितना प्रतिशत फसल प्रणाली द्वारा उपयोग किया जाता है उसको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि मृदा में अप्लाई किए उर्वरक और पोषक तत्वों का जितना प्रतिशत फसल प्रणाली द्वारा उपयोग किया जाता है उसको अपन न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कहते हैं। दूसरा है मृदा में पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर क्या है। क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन सोइल क्या होता है। मृदा में पोषक तत्वों के क्रांतिक स्तर क्या है। तो मृदा में मौजूद एक विशिष्ट पोषक तत्वों का वो स्तर जिस पर इष्टतम उपज प्राप्त होती है। कि मृदा में मौजूद विशिष्ट पोषक तत्वों का वह स्तर, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों का वह विशिष्ट स्तर जिस पर अपन को इष्टतम उपज प्राप्त होती है। उससे कम अगर अपन मृदा के अंदर पोषक तत्व रखते हैं तो पोषक तत्वों की कमी होती है और उपज में कमी आती है। उसको ही मृदा में अपन पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर के नाम से जानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है मृदा सुधारक। मृदा सुधारक क्या होते हैं। तो मृदा सुधारक का अर्थ एक मिश्रित या अमिश्रित कार्बनिक रासायनिक पदार्थ या शारीरिक रूप से संशोधित प्राकृतिक पदार्थ एक विनिर्माण उत्पाद होता है, और इसका संयोजन उपयोग से मृदा की भौतिक और रासायनिक संरचना में सुधार आते हैं, जिससे मृदा सुधारक कहते हैं। मृदा सुधारक क्या होते हैं। ये मिश्रित या अमिश्रित कार्बनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, मृदा की भौतिक और रासायनिक संरचना में वो सुधार करते हैं। उसी को अपन मृदा सुधारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ कोई भी जीवित या मृत पशु और वनस्पति पदार्थ होते हैं। इसमें पौधों और जानवरों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मुख्य स्रोत पौधों का कूड़ा करकट, पशु खाद, ये होते हैं कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। कोई भी जीवित या मृत पशु और वनस्पति पदार्थ होता है। क्या होता है। जीवित या मृत पशु और वनस्पति पदार्थ। इसमें पौधों और जानवरों से प्राप्त, जिसको है अपन पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर क्या होते हैं। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर या निम्न रिहाई उर्वरक वे उर्वरक जो धीमी गति से निकलने वाले उर्वरक का मतलब होता है। ऐसे उर्वरक जो पौधों को कई हफ्तों तक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो उर्वरक पौधों को कई हफ्तों तक पोषक तत्व प्रदान करते हैं उसको अपन स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। अगला अपना अंतर है हरी खाद और पत्ती खाद के बीच में अंतर। हरी खाद विधि को अपन है इन सीटू विधि से लगा देते हैं। किस विधि से देते हैं। इन सीटू मेथड से देते हैं। और जो लीफ मैन्योरिंग या हरी खाद होती है इसको अपन आउट सीटू विधि से देते हैं। किससे देते हैं। आउट सीटू विधि से देते हैं। हरी खाद के अपन जो हरी खाद होती है उसी को उसी खेत के अंदर ही अपन दबा देते हैं। लेकिन जो लीफ मैन्योरिंग होती है इसको किसी दूसरे क्षेत्र से वो लाया जाता है। यह मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों के अंदर अपनाई जाती है। कौन से क्षेत्रों के अंदर। शुष्क क्षेत्रों के अंदर वो अपनाई जाती है। अगर मैं ग्रीन मैन्योर के एग्जांपल की बात करूं तो इसमें आता है ढेचा, गवार, सनई, और इसमें मुख्य रूप से नीम की पत्तियां, नीम और अलग इसके अलावा जो अन्य पादप पत्तियां होती है उनका अपन है वो लीफ मैन्योरिंग में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर में क्या अंतर है।
उर्वरक है कारखानों से कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और बायो फर्टिलाइजर प्रकृति में पाए जाते हैं, मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर को अपन कारखानों में कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर प्रकृति में मृदा की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। फर्टिलाइजर 3 पोषक तत्वों का वितरक होता है। इस फर्टिलाइजर के अंदर सामान्यतः 3 पोषक तत्वों का ही पाया जाता है, लेकिन ये जो बायो फर्टिलाइजर है इनमें पोषक तत्वों को असमान रूप से वितरण होता है। फर्टिलाइजर है वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, बायो फर्टिलाइजर प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। फर्टिलाइजर में एनपीके का अनुपात होता है 20 से 60%। एनपीके का अनुपात 20 से 60% होता है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर के अंदर एनपीके का अनुपात 14:1 होता है। कितना होता है? 14:1 होता है, या 14% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 14% होता है एनपीके अनुपात। यूरिया, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये होती है फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया, ये होता है साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा वीएम, माइकोराइजा, ये होते हैं बायो फर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व उपकरण की सवाक धारणा या कैरियर हाइपोथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक के बारे में अपन को बताना है। पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण की व्याख्या करने वाली प्रमुख परिकल्पनाओं में से एक है वाहक प्रोटीन परिकल्पना। जो पौधे पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं उनमें से मुख्य रूप से जो परिकल्पना है वो है वाहक प्रोटीन परिकल्पना। इस कल्पना के अनुसार पौधों कोशिका झिल्ली से विशिष्ट प्रोटीन होते हैं। पौधों की कोशिका झिल्ली में विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन वाहक प्रोटीन कहलाते हैं, और ये प्रोटीन होते हैं जो पोषक तत्वों के अवशोषण में वो कार्य करते हैं। अब इनकी अपन देखते हैं क्रिया विधि के किस प्रकार से वो क्रिया विधि करते हैं। पोषक तत्व वाहक प्रोटीन के साथ संयुक्त हो जाते हैं। पहला क्या होता है? पोषक तत्वों का बंधन। पोषक तत्वों के बंधन में क्या होता है? जो पोषक तत्व होते हैं वो वाहक प्रोटीन के साथ में संयुक्त हो जाते हैं, और संयुक्त होने के बाद में वाहक प्रोटीन में संरचनात्मक परिवर्तन करते हैं। पहले तो पोषक तत्व है वो वाहक प्रोटीन के साथ में अटैच होंगे, वाहक प्रोटीन के साथ में जुड़ेंगे। उन वाहक प्रोटीन के साथ में जुड़ने के बाद में है वो वाहक प्रोटीन की संरचना में वो परिवर्तन कर देते हैं, जिससे वाहक प्रोटीन होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर देता है और पोषक तत्वों को कोशिका के अंदर ले जाता है। कोशिका के अंदर ले जाने के बाद में कोशिका के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो प्रोटीन को मुक्त कर देते हैं। जो वाहक प्रोटीन होते हैं उनसे वो पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पादपों के अंदर है वो वाहक प्रोटीन है वो पोषक तत्वों का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। वाहक प्रोटीन पूर्ण पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। जब वाहक प्रोटीन के माध्यम से पोषक तत्व पादप कोशिका में प्रवेश करते हैं, उसके बाद में वाहक प्रोटीन को पोषक तत्वों को पादप शरीर के अंदर मुक्त कर देते हैं। उसके बाद में होते हैं वो पूर्ण दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण के लिए है वो उपलब्ध हो जाते हैं। वाहक प्रोटीन विशिष्ट होते हैं, अर्थात ये एक प्रोटीन केवल एक प्रकार के पोषक तत्वों को ही ले जा सकता है। वाहक प्रोटीन की प्रक्रिया होती है इसमें ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए अपन इसको सक्रिय परिवहन कहते हैं। वाहक प्रोटीन क्या होते हैं? विशिष्ट प्रोटीन होते हैं, अर्थात एक प्रोटीन होता है वो एक पोषक तत्वों को ही ले जाते हैं। इसके अंदर ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए अपन इसको सक्रिय पोषक तत्व कहते हैं। वाहक प्रोटीन की क्रिया सांद्रता प्रवणता के विपरीत दिशा में होती है। जो सांद्रता प्रवणता होती है यानी कि उच्च दिशा से निम्न दिशा की ओर परिवहन होता है, उसके विपरीत दिशा में होता है वाहक प्रोटीन है वो पोषक तत्वों को ले जाता है। इस परिकल्पना के माध्यम से पौधे आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और अपने विकास और वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मृदा जांच की इंपॉर्टेंस क्या है, मृदा जांच का महत्व। मृदा जांच की मैं बात करूं तो मृदा परीक्षण फसल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसल उत्पादन के अंदर मृदा परीक्षण होता है, मृदा जांच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसानों को अपनी भूमि की उर्वरता और पोषक तत्वों की स्थिति को समझने में मदद करता है। किसानों को अपनी भूमि की उर्वरता यानी कि उसकी मृदा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है नहीं है, उसकी स्थिति को बताता है और उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बताता है। इस जानकारी के आधार पर किसान उर्वरक और अन्य भूमि सुधारकों का संतुलित उपयोग करते हैं, जिससे फसल की पैदावार और बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है। इसके लाभ देखें अगर अपन तो इसमें पहला लाभ है संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, फसल चयन, ये आप थ्योरी है वो पढ़ लेना।
देख लेना उसके साथ में धीरे धीरे क्लास को रोक रोक कर। इसके अलावा है मिट्टी की सेहत में सुधार। कार्य क्या है? फसल का चयन, मिट्टी की सेहत में सुधार। उसके अलावा और अपन बात करें तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, पर्यावरण संरक्षण। और अब कैसे करवाए? तो इसके लिए अपन सर्वप्रथम नमूना संग्रह करेंगे, फिर नमूने गए वो अपन प्रयोगशाला के अंदर जमा करवाएंगे, फिर उससे अपन रिपोर्ट प्राप्त करेंगे और रिपोर्ट के बाद में जो उसके मृदा के अंदर कमी है उसका अपन क्या करेंगे? उपचारात्मक उपाय करेंगे। अगला क्वेश्चन, उसके बाद में मिट्टी परीक्षण एक महत्वपूर्ण कृषि प्रथा है जो किसानों को बेहतर फसल उत्पादन और मिट्टी सेहत में सुधार करने की मदद करती है। सभी किसानों को है वो नियमित रूप से वो मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सतह बेड वर्मी कंपोस्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। वर्मी कंपोस्ट की अगर अपन बात करें तो ये तीन जो अपने डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनको एक बार अपन देख लेते हैं कि वर्मी कल्चर क्या होता है। वर्मी कल्चर की बात करूं तो केचुए को संवर्धन को अपन वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या करते हैं? केचुए का संवर्धन क्या होता है उसको वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुए का प्रजनन रख रखाव किया जाता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, तो केचुए द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया होती है, वह वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। उसके बाद में है वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें केचुए को वर्मी कंपोस्ट से वो अलग किया जाता है। केचुए को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना वर्मी कंजर्वेशन कहलाता है। अगला है वर्मी कास्ट, तो केचुए कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं और वो कार्बनिक पदार्थ केचुए के पाचन तंत्र से होता हुआ जटिल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरता है और मिट्टी की महक वाली सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में बाहर निकल जाता है। कोकून के साथ में निकला ये पदार्थ गैर पचा हुआ पदार्थ होता है, वर्मी कास्ट होता है। वर्मी कास्ट क्या होता है? जो केचुए का अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो छोटी छोटी गोलिका में कणिकाओं का जो पदार्थ होता है, बहुत ही ये होता है, वो उपजाऊ होता है और इसके अंदर जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं वो सामान्य खाद की तुलना में 8 गुना अधिक होते हैं, उसको अपन वर्मी कास्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपन को सर्वप्रथम अब बात करते हैं अपन वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। अगर मैं विधि की बात करूं तो सर्वप्रथम अपन को ऐसे स्थान की चुनाव करना है जो छायादार और ऊंचा हो, जहां पर है 30% है वो नमी रहनी चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है उसका तापमान रहना चाहिए। वर्मी बेड की अगर अपन साइज की बात करें तो 40 से 50 फीट लंबा होना चाहिए और 3 से 4 फीट चौड़ा रखते हैं। क्यारी की बेड, अपन जो वर्मी बेड होती है उसकी लंबाई बात करें तो 40 से 50 फीट और चौड़ाई होती है 3 से 4 फीट। क्यारी के अंदर है वो अपन है जो कूड़ा करकट और जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको अपन डाल देंगे। उसके बाद में है जो 60 दिन के अंदर है अपना वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट को बनने में कितना समय लगेगा? 60 दिन या 2 माह के अंदर है अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैनो यूरोरक से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ बताइए। अपन को बताना है कि जो नैनो फर्टिलाइजर होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर क्या होता है और इनके क्या लाभ होते हैं। नैनो उर्वरक की मैं बात करूं अगर, तो नैनो उर्वरक एक तरह का उर्वरक होता है जिसमें पोषक तत्व बहुत छोटे कणों के रूप में होते हैं। नैनो उर्वरक होते हैं, नैनो फर्टिलाइजर के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ही छोटे कणों के रूप में होते हैं। वो पौधों की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इनके मैं लाभ की बात करूं तो पर्यावरण के लिए ये सुरक्षित होते हैं, अधिक लाभ देते हैं, पानी की होती है बचत होती है, फसल उत्पादन में वृद्धि है, अधिक प्रभावशाली होते हैं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं, पानी की बचत है, फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। ये मुख्य रूप से इनके लाभ होते हैं नैनो उर्वरक के। अगला अपना क्वेश्चन है कि ह्यूमिक पदार्थ क्या होता है और इसके स्वभाव व गुणों की चर्चा कीजिए। अपन को बताना ह्यूमिक पदार्थ या ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस की बात करूं तो मृदा में जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ बनता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है? मृदा के अंदर उपस्थित कार्बनिक पदार्थ और जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है और विच्छेदन से जो गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ बनता है उसको अपन ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लिग्निन, ह्यूमस में लिग्निन, जटिल प्रोटीन, वसा, तेल, मोम और सूक्ष्म जीवों के
उत्तक होते हैं वो रूपांतरित और संश्लेषित होते हैं। ह्यूमिक में 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं, फाल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमिन। जो ह्यूमिक पदार्थ होते हैं इसके अंदर 3 प्रकार के अंश पाए जाते हैं, फाल्विक अम्ल, ह्यूमिक पदार्थ और ह्यूमिन। अब अपन देखते हैं ह्यूमस के गुण। भौतिक गुण की बात करें तो यह गैर रंग जटिल पदार्थ होता है, अक्रिस्टलीय और कोलाइड प्रकृति का होता है, ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। ह्यूमस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। यह जल में अविलीय रहता है, लेकिन कोलाइडी विलयन के अंदर क्या होता है, कोलाइडी विलयन बनाता है। जल में अविलीय रहता है लेकिन कोलाइडी विलयन बनाता है। अम्ल और सार में विलीय होता है, इसमें सुगठितता और संसर्जन कम पाई जाती है। जो ह्यूमस पदार्थ होते हैं, ह्यूमस पदार्थ के अंदर सुगठितता और सहसर्जन होता है वो कम होता है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60%, हाइड्रोजन 4 से 5% और ऑक्सीजन 35 से 40% है वो पाया जाता है। इनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करूं तो ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 10:1 होता है। ह्यूमस का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1 होता है। और धनायन विनिमय क्षमता की बात करूं तो लगभग 200 होती है। कितनी होती है, 200 सेंटीमोल पर किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन अब अपन देखते हैं 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन। कौन सा, 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन। अगर मैं 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की बात करूं तो इसमें प्रश्न है मैन्योर क्या होता है, खाद क्या होता है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनको मृदा द्वारा या जिनको मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है, भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार होते हैं, उसको खाद कहते हैं। खाद क्या होता है कि वे कार्बनिक पदार्थ जिनको मृदा के अंदर मिलाने से मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार होता है, उसको अपन खाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो वे रसायन या पदार्थ जो पादपों को पोषण प्रदान करते हैं तथा पादपों में कोशिका विभाजन कर वृद्धि को बढ़ाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं, वे रसायन जो पादपों को पोषण प्रदान करते हैं तथा पादपों की कोशिका विभाजन करके उसका आकार व वृद्धि बढ़ाते हैं, उसको अपन पोषक तत्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चेलेट्स क्या है। चेलेट्स क्या है, चेलेट्स धातु या धातु के आयन साथ में संयोजन कर जब कोई लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेते हैं तो ये यौगिक चिलेट कहलाता है। चिलेट क्या होता है कि धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर, धातु या धातु आयन के साथ में संयोजन कर जब कोई लिगेंड पदार्थ लिगेंड चक्रीय संरचना का अणु बनता है तो ये यौगिक चिलेट्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, ये हो गया। मास और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, मास फ्लो या डिफ्यूजन में क्या अंतर है, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की महत्व बताइए। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मृदा के अंदर विस्तृत अनुपात में जीवांश पदार्थ मृदा में मिलाने पर सूक्ष्म जीव और उच्च पादपों के बीच में प्रतिस्पर्धा रखती है, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता है वो बढ़ जाती है, कार्बन विच्छेदन अधिक होता है। इस प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन की मृदा में कमी हो जाती है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात मृदा में स्थिर रहता है, तो इसका स्थिर रहना साधारण मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की प्रायोगिक उपयोगिता पौधों एवं मृदा में नाइट्रोजन की उपलब्धता के लिए है। अगला क्वेश्चन है पौधों द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों के रूप को बताना है। तो ये है पोषक तत्वों का रूप। कार्बन होता है वो CO2 के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन को H2O के रूप में ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को H2 और O2 के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को मुख्य पोषक, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व है। नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व है। नाइट्रोजन को पौधे हैं वो धान के पौधे होते हैं वो अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं। धान होता है, धान नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है और दूसरे पौधे होते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फोरस की बात करूं तो H2PO4 या
HPO4 माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं। पोटेशियम को K प्लस आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। कैल्शियम को Ca+2, Mg+2 और SO4 माइनस सल्फेट आयन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। लो आयरन, जिंक, मैंगनीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, सिलिकॉन, कोबाल्ट, निकेल, सोडियम, वेनेडियम, ये होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व 17 होते हैं, लेकिन कुल पौधों के लिए जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो 21 होती है, क्योंकि 4 होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक पोषक तत्व आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों के प्रकार बताइए तथा नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। ऐसे उर्वरक जिनमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है उनको अपन सरल उर्वरक बोलते हैं। अगर अपन उर्वरक की बात करते हैं तो इसमें पहला आता है सरल उर्वरक या सरल सिंपल फर्टिलाइजर। तो सिंपल फर्टिलाइजर ऐसे उर्वरक होते हैं जिनमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन उर्वरकों में यूरिया, फास्फोरस युक्त उर्वरक है जो सरल उर्वरक है, इनमें DAP, डाई अमोनियम फास्फेट और सुपर फास्फेट। पोटेशियम युक्त उर्वरकों की बात करें तो इसमें KCl पोटेशियम क्लोराइड और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है जटिल उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं उन्हें जटिल उर्वरक कहते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। मिश्रित उर्वरक, ऐसे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इसको अपन मिश्रित उर्वरक बोलते हैं। मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। और जटिल उर्वरक क्या होते हैं? ऐसे उर्वरक जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। अगर प्राथमिक पोषक तत्व लिखा होता है तो मिश्रित होगा, और केवल पोषक तत्व लिखा है तो जटिल होगा। मिश्रित का है सिंगल सुपर फास्फेट उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर वर्गीकरण बताना है। तो निम्न विश्लेषण उर्वरक होते हैं जिसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम होती है। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट में नाइट्रोजन है वो 16% होती है। अगला है उच्च विश्लेषण उर्वरक। इनमें जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं इनकी मात्रा 25% से अधिक होती है। अब अपन देखते हैं नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के वर्गीकरण की बात करूं तो नाइट्रोजन उर्वरक 4 प्रकार के होते हैं। अमोनिया धारी उर्वरक, नाइट्रेट धारी उर्वरक, तीसरा होता है अमोनियम नाइट्रेट धारी उर्वरक, और चौथा होता है एमाइड उर्वरक। पहला है अमोनिया धारी उर्वरक। इनमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया के रूप में होती है। तो अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन 82% होती है अमोनियम क्लोराइड में। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन 20.6% होती है। निर्जल अमोनिया 82% नाइट्रोजन होती है 82%। अमोनियम का घोल के अंदर नाइट्रोजन होती है वो 25% होती है। दूसरे उर्वरक होते हैं नाइट्रेट धारी उर्वरक जिसमें NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट होते हैं। दूसरा हो गया नाइट्रेट धारी उर्वरक। और तीसरा होता है अमोनिया वो नाइट्रेट धारी उर्वरक जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट ऑफ नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या किसान खाद होती है। फिर आती है एमाइड उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, NH2 के रूप में होती है। यूरिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन 46% होती है, 46% होती है। और CaCN कैल्शियम साइनाइड जिसके अंदर नाइट्रोजन 21% होती है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया सल्फेट के सामान्य गुण धर्म बताना है और उनकी व्याख्या करनी है। अमोनियम सल्फेट की बात करूं तो सह उत्पाद के रूप में अपन कोल तथा स्टील उद्योगों से प्राप्त अमोनिया को सल्फ्यूरिक अम्ल से शोषित करते अमोनियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिप्सम। दूसरी विधि है वो है जिप्सम प्रोसेस। इस विधि के अंतर्गत अपन नाइट्रोजन तथा H2 की अभिक्रिया द्वारा अमोनिया प्राप्त करते हैं और अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं, जिससे जिप्सम डालने पर अपन अभिक्रिया के उपरांत अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट की अवक्षेपण द्वारा अपन वो पृथक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है। पोषक तत्वों के आवश्यकता के आधार पर क्या है?
एवं नाइट्रोजन एवं लौह की कमी के लक्षण बताइए। पोषक तत्वों की आवश्यकता। वैज्ञानिक आर्नन ने 1954 के अंदर है पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत दिए थे। पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से वानस्पतिक अथवा जनन अंग है वो रुक जाती है और पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। आर्नन ने 1954 के अंदर है पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्वों की है वो सिद्धांत दिए थे। इसमें पहला सिद्धांत था कि पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से पौधों की वानस्पतिक और जननिक वृद्धि रुक जाती है और वे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि इसमें विशेष आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को केवल उसी पोषक तत्व को मृदा में आपूर्ति करके वो कमी को पूरा किया जा सकता है, दूसरे पोषक तत्वों को नहीं, दूसरे पोषक तत्वों से वो कमी पूरी नहीं की जाती है। पौधे में तत्वों का विशिष्ट देह अथवा उपापचय कार्य होता है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है कि पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे में रंग हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं, प्रोटीन प्रतिशत है वो कम हो जाती है। फूल नहीं बनते हैं या कम बनते हैं जिससे उपज गिर जाती है। कले वाली फसलों में कलर कम फूटते हैं और कमी के लक्षण पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और बाद में नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न पोषक तत्वों के लिए मृदा परीक्षण की विधियों को सूचीबद्ध करते हुए मृदा के पोषक तत्वों की क्रांतिक स्तर को लिखो। मृदा कणाकार, इसमें अपन को विभिन्न विधियों को है जो बताना है। पहला है मृदा कणाकार। मृदा कणाकार का निर्धारण मोटे तौर पर फील्ड मेथड द्वारा है वो किया जाता है। दूसरा है सोइल पीएच मीटर की सहायता से मृदा का जल का है निलंबन बनाकर है वो अपन पीएच ज्ञात करते हैं। अगला है ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक पदार्थ की मैं बात करूं तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करने वाले ब्लैक आयतनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अपन? ब्लैक आयतनात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अगला है प्राप्य नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन अपन क्षारीय परमैंगनेट विधि द्वारा या जेलडाल विधि से है वो आसवन करके करते हैं। नाइट्रोजन का अपन किससे करते हैं? क्षारीय परमैंगनेट विधि द्वारा जेलडाल का आसवन करके वो करते हैं। प्राप्य फास्फोरस का पता लगाने के लिए अपन ओल्सन विधि द्वारा ये करते हैं। किससे करते हैं? ओल्सन विधि के द्वारा अपन ये करते हैं। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का पता की अगर अपन बात करें तो अमोनियम एसीटेट के साथ निष्कर्षण करके अपन ज्वाला प्रकाश मापी द्वारा है वो पोटेशियम की मात्रा का पता लगाते हैं। विद्युत चालकता है वो अपन कंडक्टिविटी मीटर द्वारा है विद्युत चालकता का अपन है वो प्रयोग करते हैं या पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्व उपयोग दक्षता क्या है? ये 2020-21 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मृदा उर्वरकता से आप क्या समझते हो? तो ये आप बता ही देते हो। मृदा उर्वरक मूल्यांकन करने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। ये विधियों के नाम और जैविक विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मृदा उर्वरक क्या है इसको आप है वो एक बार पढ़ लो, क्लास को स्लो मोशन में चला के आप इनको एक बार पढ़ लो। अब अपन देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी जो इवोल्यूशन मेथड से कौन कौन से उनकी बात करते हैं। इसमें पहला है मृदा विश्लेषण, कुल विश्लेषण, प्राप्य पोषक तत्वों का निर्धारण, मृदा परीक्षण किट से सिपरी का मृदा परीक्षण करना। अगला है पादप विश्लेषण। पादप विश्लेषण में कुल विश्लेषण, पादप उत्तक का परीक्षण, जीव रासायनिक परीक्षण, फिर है बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स की मैं अगर बात करूं तो बायोलॉजिकल मेथड में है उच्च पौधों का प्रयोग। बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन सी विधि आती है? उच्च पौधों का प्रयोग, उर्वरकों के साथ खेत में प्रयोग, कृषकों के खेत पर सरल उर्वरक वाले, जटिल खेत प्रयोग, उर्वरकों के साथ गमलों में प्रयोग, दर्शे निदान, परण निदान, पति तना समय पोषक तत्वों, परण फुहारे, सूचक पौधों का निदान। अगला है माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड्स। माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड में एजोटोबैक्टर विरंजिता परीक्षण, एस्परजिलस नाइगर परीक्षण, कनिंग मेला विरंजित विधि, CO2 निकास विधि, सैकेट और सेटेवार्ट तकनीक।
अब अपन देखते हैं 2020-21 के 20-21 के पेपर को। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमस क्या है? तो मृदा में उपस्थित विघटित जैविक पदार्थ, मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन करके जो अपन को गहरे भूरे या काले रंग का उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होता है उसको अपन ह्यूमस कहते हैं। अगला है मृदा उर्वरता। पौधों की वृद्धि या विकास के लिए मृदा में भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति का योग को मृदा उर्वरता कहते हैं। पौधों की वृद्धि या पौधों के विकास के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों का जो योग होता है उसको अपन मृदा उर्वरकता या मृदा सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं। अगला है सरल उर्वरक, जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है उनको अपन सरल उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया। मास फॉलो के अनुसार अपन क्या होता है, यह भी अपन है वो एक अंतर लिख सकते हैं डिफ्यूजन और मास फॉलो में। तो इसको आप ध्यान से देख लेना कि इसके अनुसार फ्लोएम में कार्बनिक पदार्थों का प्रवाह स्फीति दाब प्रवणता के अनुसार कार्बनिक विलायकों की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। अगला अपना अंतर है वो है सक्रिय अवशोषण, एक्टिव एब्जॉर्बेशन और पैसिव एब्जॉर्बेशन यानी निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा प्रयुक्त होती है, निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की अपन को कतई आवश्यकता नहीं है। सक्रिय अवशोषण में आयनों का प्रोटोप्लाज्म घटकों के साथ में संयोजन होता है और निष्क्रिय अवशोषण में आयनों का कोशिका भित्ति में प्रवेश करने के लिए कार्य करता है। अब अपन देखते हैं फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर में अंतर। फर्टिलाइजर पेड़ पौधों और जंतुओं के भागों को छड़ाकर बनाया जाता है। फर्टिलाइजर होते हैं जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कार्बनिक खाद होते हैं, ये पेड़ पौधों और जंतुओं के जो अवशेष और भाग होते हैं उनको छड़ाकर बनाते हैं, जबकि फर्टिलाइजर को रासायनिक क्रियाओं द्वारा कारखानों में बनाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में एक या दो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रभाव है मृदा में 2 से 3 वर्षों तक रहता है और फर्टिलाइजर का प्रभाव है वो कुछ सप्ताह तक ही रहता है। ऑर्गेनिक मैन्योर है ये जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर है जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन फर्टिलाइजर का है जो जल धारण की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑर्गेनिक मैन्योर से मृदा का वायु संचार अच्छा होता है, पौधों को है सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर में एक या दो पोषक तत्व ही अपन को प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर की बात करूं तो क्रांतिक स्तर क्या होती है कि मृदा व पौधों में पोषक तत्वों का वो स्तर जिसे पादप एवं मृदा विश्लेषण से प्राप्त पोषक तत्वों का मान यदि कम होता है तो पोषक तत्वों की मृदा और पौधों पर अत्यधिक कमी प्रकट होती है। कि मृदा और पौधों में पोषक तत्वों का वो स्तर जिससे कम अगर पोषक तत्व होते हैं तो उनकी गिरावट देखी जाती है। भिन्न भिन्न पोषक तत्वों के मृदा व पौधों में क्रांतिक स्तर भी भिन्न भिन्न होता है। यह आप है वो पौधों में क्रांतिक स्तर को एक बार देख लेना। अब अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना INM क्या है, समन्वित न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, ये अपन इसकी बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मृदा की उर्वरता संरचना को संरक्षित कर दीर्घकाल तक टिकाऊ फसल उत्पादन करना, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं वो अनवरत खाद्यान्न है वो सुलभ प्राप्त करती रहे। अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ INM। कंपोनेंट्स ऑफ इसके अपन संगठक या घटक की बात करें तो रासायनिक उर्वरक, स्थूल कार्बनिक खाद, हरी खाद, सांद्रित कार्बनिक खाद, जैव उर्वरक, पादप व जंतु अवशेष, पुनर्चक्रित कार्बनिक और अकार्बनिक अवशेष। पोषक तत्व उपयोग क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं अपन को। पोषक तत्व उपयोग क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा के पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों को लिपिंग, मृदा इसमें है लिचिंग, क्या है लिचिंग। मृदा कारकों में कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक में लिचिंग, मृदा कटाव, पीएच, विनाइट्रीकरण, वाष्पीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फसल पोषक तत्व शामिल है।
तो इसमें पहला है सोइल इरेशन या मृदा कटाव, दूसरा है मृदा प्रवणता, दूसरा क्या है मृदा प्रवणता, तीसरा है मृदा प्रवणता, चौथा है वनस्पति आवरण, उसके बाद में अगला है लिचिंग। पोषक तत्वों की गतिशीलता भी है, पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। फिर मृदा की बनावट, नाइट्रीकरण, ये सभी है पोषक मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है जटिल उर्वरक या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, उनके बारे में अपन को बताना है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के बारे में जटिल उर्वरक की बात करूं तो जटिल उर्वरक जो दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से बनते हैं उनको अपन जटिल उर्वरक कहते हैं। जटिल उर्वरक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक रासायनिक संगठन से बनते हैं, रासायनिक संयोजन से बनते हैं। और इनमें क्या होता है कि भंडारण का परिवहन, वितरण, खर्च, इकाई पोषक तत्व कम होता है। जटिल उर्वरक अपने लिए आते होते हैं। ये आर्द्रता अग्राही होते हैं, जल में घुलनशील होने के कारण इनका 50 से 90% अपन नाइट्रोजन पौधे को तुरंत प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर का अपन को वर्गीकरण करना है तो इसमें अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट और एनपीके जटिल उर्वरक आते हैं। हरी खाद से आप क्या समझते हैं और हरी खाद का लाभ और हानियां लिखिए। हरी खाद क्या होती है कि मृदा की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने के लिए हरी फसलों को खेत में जोतना सामान्य एवं प्रचलित व्यवहार है। अविच्छेदित हरे पादप अवशेष या पौधों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने, मृदा उर्वरता उन्नत करने हेतु मृदा को जोतना अथवा दबाना हरी खाद कहलाता है। हरी खाद के अपन एडवांटेज की बात करें, इसके लाभों की बात करें अपन बात करें हरी खाद के लाभ की। हरी खाद के अगर अपन लाभ की बात करें तो इसमें क्या है, जल धारण, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, फसल उत्पादन बढ़ता है। हरी खाद से घास और खरपतवारों को नष्ट करने में सहायता मिलती है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है, संरचना में सुधार होता है, वाष्पीकरण की दर होती है कम होती है, निचले संस्तरों में तत्वों का अवशोषित कर ऊपरी संस्तरों में पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। इसके अपन डिसएडवांटेज या हानियों की बात करें तो डिसएडवांटेज में है कि हरी खाद फसलों की वृद्धि एवं अपघटन हेतु जल की आवश्यकता अधिक होती है। सघन खेती फसल को नुकसान होता है। अगर अपन सघन खेती करते हैं तो इसमें एक फसल को हरी खाद की वजह से नुकसान होता है। उर्वरकों के प्रयोग का प्रचलन अधिक हो गया है। मानसून की अनिश्चितता के कारण हरी खाद है वो किसानों को कम प्रयोग करते हैं। ये होते हैं इनकी हानियां। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। इसमें अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम सल्फेट, अमोनियम उर्वरकों का विस्तार दीजिए। नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण अपन ने वो पढ़ लिया है। ये नाइट्रोजन पहले देखते हैं अपन। रासायनिक उर्वरक 5 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजन धारी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटेशिक उर्वरक, यौगिक उर्वरक, एकल उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन उर्वरक की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अमोनियम उर्वरक, नाइट्रेट उर्वरक, नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक और एमाइड उर्वरक। अपन यूरिया के संगठन की बात करें तो यूरिया के संगठन में जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH2CONH2 और नाइट्रोजन एमाइड के रूप में ये यूरिया से प्राप्त होती है। यूरिया के संगठन की बात करें तो इसमें नमी होती है वो 1% से कम होनी चाहिए। न्यूनतम नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% होनी चाहिए और बाईयूरेट की मात्रा अधिकतम 1.5% होना चाहिए। और इसके गुणों की बात करें अपन तो यह शीघ्र घुलनशील होता है, सफेद दानेदार होता है, नमी ग्रहण करता है, नाइट्रोजन 46% होता है। और यूरिया का प्रभाव होता है मृदा में वो होता है हानिकारक, वो अम्लीय होता है। अब अपन बात करते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या CAN की। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का जो उत्पादन है वो नागल पंजाब में होता है। इसमें नाइट्रेट उर्वरक नमी की मात्रा अधिकतम 1% होनी चाहिए। अमोनिकल एवं नाइट्रोजन होता है वो 25% होता है और अमोनियम नाइट्रोजन होता है वो 12.5% और नाइट्रेट नाइट्रोजन होता है वो 12.5%।
इसके अपन गुणों की बात करें तो ये उदासीन प्रकृति का होता है। इसका प्रयोग अम्लीय और क्षारीय मृदाओं में किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का प्रयोग है वो सभी प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग से आप क्या समझते हैं? मृदा में कंपोस्ट के प्रभाव लिखिए और कंपोस्ट की इंदौर विधि का वर्णन कीजिए। कंपोस्टिंग की बात करूं कि कंपोस्टिंग क्या होती है, तो कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फार्म अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट और शहर कस्बों व अवशिष्टों से तैयार कंपोस्ट। इसको बनाने की 3 विधि है, इंदौर विधि, बेंगलोर विधि और नेडेफ विधि। इंदौर विधि की मैं बात करूं तो इंदौर विधि का जो इसकी है जो खोज है वो ए होवार्ड, यशवंत डी वार्ड तथा ए होवार्ड ने की थी। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में की थी 1924 से 1931 के मध्य। इसको अपन इंदौर विधि भी कहते हैं। इस विधि में अपन गड्ढे का आकार की बात करूं मैं इंदौर विधि में, तो गड्ढे का आकार अपन रखते हैं, वो रखते हैं 10 फीट लंबा, 6 से 8 फीट चौड़ा और 2 से 3 फीट है वो ऊंचाई रखते हैं, इसकी गहराई रखते हैं। उसके बाद में मैं और बात करूं तो गड्ढा भरने की विधि की मैं बात करूं तो इसमें अपन है वो कंपोस्ट को है 3 बार पलटाई करते हैं। पलटने की बात करूं तो पलटाई करते हैं 3 बार। पहली पलटाई करते हैं 15 दिन में, दूसरी करते हैं 1 माह में और तीसरी पलटाई करते हैं वो करते हैं 2 माह में। यह प्रथम पलटाई 15 दिन में करते हैं, दूसरी करते हैं वो 1 माह में करते हैं और तीसरी पलटाई करते हैं वो 2 माह बाद करते हैं। पहली पलटाई के बाद में दूसरी पलटाई 15 दिन बाद में करते हैं, अंतिम पलटाई है 2 माह बाद में करते हैं। 3 माह में है वो कंपोस्ट तैयार हो जाती है। इससे मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक और जैविक दशाओं में होता है वो सुधार होता है। इनको आप है वो एक बार पढ़ लेना कि मृदा की भौतिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा की रासायनिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है और मृदा की जैविक दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक पोषक तत्वों का उनके रूपों के साथ सूचीबद्ध कीजिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फरों के कार्यों का वर्णन कीजिए। नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजन में नाइट्रेट 16%, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है वह 16% होती है। क्लोरोफिल तना पोरफायरिक के निर्माण में होता है वो सहायक होता है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बताऊं तो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फूल गोभी में है वो बटनी होता है नाइट्रोजन की कमी से, और फसलों में है वो स्टारवेशन रोग हो जाता है जिसको अपन भूखमरी कहते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता से आलू में होलो हार्ट होता है और फूल गोभी में होलो स्टेम होता है। फूल गोभी में होलो स्टेम बोरान पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होता है। फसलें है वो तेज हवाओं से गिरने जाती है, यानी क्रॉप लॉजिंग हो जाता है। नाइट्रोजन के अधिक प्रकोप से कीट एवं रोगों का प्रयोग है वो भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस। तो फास्फोरस के अपन कार्य कमी के लक्षण पहले देख चुके हैं, आप एक बार दोबारा देख सकते हो, यहाँ पर वीडियो को रोककर देख लेना फास्फोरस के कार्य। उसके बाद में है पोटेशियम। पोटेशियम को पौधे हैं वो K+ आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और फेल्ड्स्पार और माइका होता है वो पोटेशियम के स्रोत होते हैं। रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायता करते हैं, इसलिए पोटेशियम को है ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये हिडन हंगर। पोटेशियम की कमी पौधों पर जल्दी है वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए पौधों की उपज पर भारी नुकसान होता है, जिसे अपन छुपी हुई भूख या हिडन हंगर भी कहते हैं। कमी के लक्षण होते हैं वो पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पोटेशियम की कमी के कारण पत्तियों के किनारे वो जलने लग जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर होते हैं ये एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक होते हैं। सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथ्योनिन के निर्माण में सहायक होते हैं।
तीखेपन और गंध के लिए उत्तरदायी होता है। सल्फर तेलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। बायोटीन यानी विटामिन एच और थायमिन विटामिन B1 के निर्माण में सहायक होता है। एसिटाइल को एंजाइम ए के निर्माण में भी सल्फर सहायक होता है। अब अपन देखते हैं फसलों में तीखापन की बात करते हैं, ये काम करना है। फिर सल्फर की कमी के लक्षण। तो सल्फर की कमी है वह नई पत्तियों पर दिखाई देती है। सल्फर की जो कमी है वो ऊपरी पत्तियां या नई पत्तियों पर दिखाई देती है। पौधों की पत्तियों के आकार छोटा हो जाता है। चाय की पत्तियों में पीलापन आता है। सल्फर की कमी के कारण मूंगफलियों की पत्तियां वी आकार की हो जाती हैं। सरसों की पत्तियों पर कप के आकार का हो जाती हैं। अधिकता से धान में है अकोइची रोग होता है। सल्फर की अधिकता से धान में अकोइची रोग होता है और H2S की अधिकता के कारण पौधा पीला व छोटा हो जाता है। अब अपन देखते हैं 2023-24 के क्वेश्चन की। तो इसमें अपना क्वेश्चन है कि कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन चक्र कार्बन वायुमंडल मृदा जीवित प्राणियों महासागरों मानव संसाधनों के बीच गति की प्रक्रिया है। प्रक्रिया को अपन कार्बन बोलते हैं। अगला है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या असहजीवी जीवाणु क्या होते हैं। तो वे जीवाणु जो मृदा में रहते हैं और स्वतंत्र रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं असहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। गाजर में केविटी स्पॉट कार्य विकार बताना है। गाजर में जो केविटी स्पॉट होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। गाजर का केविटी स्पॉट के लक्षण होते हैं वो 12 हफ्तों बाद में अपन को दिखाई देते हैं। इसमें गाजर पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं और उपज में कमी इसमें है। जो केविटी स्पॉट से उपज में कमी है वो नहीं होती है। अगला है रॉक फॉस्फेट बताना है। रॉक फॉस्फेट क्या होता है। तो रॉक फॉस्फेट समुद्र के तलहट से निकाला जाने वाला एक प्राकृतिक अयस्क है। जो समुद्र की तलहट से निकाले जाने वाला प्राकृतिक अयस्क है इसको अपन रॉक फॉस्फेट कहते हैं। रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद में क्या अंतर है, ये अंतर अपन ने पढ़ चुके हैं। रासायनिक उर्वरकों को अपन रासायनिक कारखानों में तैयार करते हैं और जैविक खाद होते हैं ये पेड़ पौधों और जंतुओं का अवशेष होते हैं। रासायनिक जल धारण क्षमता नहीं बढ़ाते हैं, जैविक से जल धारण क्षमता बढ़ती है। ये आप देख लेना, अपन पढ़ चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सहजीवी नाइट्रोजन जीवाणु मेजबान पौधों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं तथा उसे ऊर्जा के बदले में नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। असहजीवी जीवाणु स्वतंत्र होते हैं, ऊर्जा के लिए किसी भी मेजबान पौधे पर निर्भर नहीं होते हैं। सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम ब्रेडी राइजोबियम आते हैं। असहजीवी में साइनोबैक्टीरिया एजोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। जैव उर्वरक। जैव उर्वरक के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि फास्फोरस धारी उर्वरकों का वर्गीकरण। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पढ़ चुके हैं। मृदा के मूल्यांकन में सूक्ष्म जीवों की विद्या पढ़ चुके हैं। अब है नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। फास्फोरस धारी उर्वरकों का वर्गीकरण। फास्फोरस धारी उर्वरकों में जल विलेय फास्फोरिक अम्ल या मोनो कैल्शियम फास्फेट युक्त उर्वरक, इसमें SSP DSP TSP आते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट डाई सुपर फास्फेट और ट्राई सुपर फास्फेट अमोनियम फास्फेट आते हैं। फिर है साइट्रिक अम्ल विलेय फास्फोरिक अम्ल डाई कैल्शियम फास्फेट युक्त उर्वरक। इसमें बेसिक सलेग डाई कैल्शियम फास्फेट रेनेलिया फास्फेट कच्चा एवं भाप उपचारित अस्थि चूर्ण आता है। जल एवं साइट्रिक अम्ल में अविलेय फास्फोरिक अम्ल या डाई कैल्शियम फास्फेट आता है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट, ये आपको है, इसको सिंगल सुपर फास्फेट का किस प्रकार से निर्माण करते हैं उसकी है वो क्रिया विधि है। ये क्रिया विधि आप पढ़ लेना। वैसे अपन 12th क्लास में इस क्रिया विधि को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से।
अगला क्वेश्चन है, जैविक खादों का वर्गीकरण कीजिए, कंपोस्ट खाद बनाने की विधियों का वर्गीकरण कीजिए, कंपोस्ट का मृदा पर क्या प्रभाव है। ये क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। फिर भी मैं जैविक खादों उस खाद को कहते हैं जिसमें जीवों का अंश होता है। जैविक खाद प्राकृतिक या कार्बनिक खाद भी कहते हैं। इसमें अपन को कंपोस्ट विधि, जो कंपोस्ट बनाने की विधियां है, बेंगलोर विधि, इंदौर विधि और नाडेप विधि, इन तीनों के बारे में अपन को है वो लिखना है। तो आज के क्लास के अंदर है अपन ने लगभग पिछले 4 से 5 साल के जो पेपर है, 5 साल के पेपर है, 5 पेपर के सॉल्यूशन है वो किए। मुझे आशा है कि इन्हीं पेपर सॉल्यूशन में से वो अपने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में भी है जो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।